आज अपने प्लेटो का न्याय सिद्धांत पढ़ेंगे। और जो अपने कॉलेज के छात्र हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है प्लेटो का न्याय सिद्धांत। मैं आपको बता दूं, यहाँ से प्रश्न आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। प्लेटो के चिंतन की अगर बात करें तो प्लेटो के चिंतन का मूल उद्देश्य था आदर्श राज्य की स्थापना, और आदर्श राज्य की स्थापना का आधारशिला था न्याय का सिद्धांत। इसलिए रिपब्लिक का जो शीर्षक रखा गया है वो भी आप अगर बात करें तो कंसर्निंग जस्टिस, न्याय से संबंधित रखा गया है। और नेट की जो परीक्षा है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इंटरव्यू के अंदर भी यहाँ से प्रश्न आने की संभावनाएं हैं। कॉलेज कैडर के एग्ज़ाम के लिए भी यहाँ से पूरी संभावनाएं बनेंगी। न्याय के सिद्धांत के बारे में जितनी भी हम पढ़ेंगे, न्याय की प्लेटो ने न्याय की धारणा देने से पहले जो प्रचलित विचार थे उनका कैसे खंडन किया, उसके बाद में किस प्रकार से सुकरात के मुंह से न्याय की व्याख्या कराई, उसे किस प्रकार से अपने आदर्श राज्य की आधारशिला स्थापित की, क्या इनकी विशेषताएं थी, क्या इनकी आलोचनाएं हैं, क्या इसकी वर्तमान में प्रासंगिकता है, सब मुद्दों पे हम डिस्कस से चर्चा करेंगे। देखते रहिए, इसको पूरा वीडियो देखिए आप। इसके साथ में उनके मैंने कथनों को लेने का भी प्रयास किया है जो न्याय के सिद्धांत के बारे में अलग अलग विद्वानों ने कहे हैं। तो शुरू करते हैं अपने प्लेटो का न्याय सिद्धांत। जैसे आपको पता है कि प्लेटो के राजनीतिक चिंतन का जो मूल उद्देश्य है उसकी स्थापना के लिए इन्होंने न्याय को राज्य की आधारशिला माना। और उन्होंने यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है कि एक तो है आधारशिला, आदर्श राज्य की आधारशिला तो है न्याय, और उसके आधार स्तंभ पिलर वो हैं शिक्षा और साम्यवाद दो। अगर अपने बात करें कि इन्होंने आदर्श राज्य की स्थापना के लिए न्याय को आधारशिला क्यों चुना, तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि आदर्श राज्य वह है जिसमें कोई भी स्वार्थ ना हो, कोई दुर्गुण ना हो, कोई अक्षमता ना हो, अस्थिरता ना हो, सेल्फिश ना हो, पॉलिटिकल भ्रष्टाचार ना हो। और ऐसा तभी हो सकता है जब राज्य में न्याय हो। इसलिए उन्होंने इसको आधारशिला के रूप में चुना। जैसा कि एबेंस्टीन कहते हैं कि प्लेटो के न्याय विवेचन में उसका, यानी उसके न्याय विवेचन में उसका सारा दर्शन समाहित है। गैटल तो यहाँ तक कहते हैं कि राजनीतिक दर्शन की, यानी प्लेटो के राजनीतिक दर्शन की न्याय पराकाष्ठा है। बारकर कहते हैं कि प्लेटो के विचारों का मूल आधार ही न्याय है। रिपब्लिक का दूसरा शीर्षक है वो कंसर्निंग जस्टिस, इसीलिए रखा गया है। प्लेटो के बारे में जो न्याय की चर्चाएं हुई हैं उसमें हम बता दें कि जो वर्तमान का जो न्याय है, जिसको हम एक कहते हैं जैसे किसी व्यक्ति के साथ न्याय हुआ, वो कानून तो वो न्यायालयों में जाता है और अपेक्षा करता है कि उसके साथ न्याय हो, यानी वो न्याय है, वो प्लेटो की विचारों में न्याय नहीं है। प्लेटो के अनुसार न्याय एक नैतिकता है, मॉरलिटी है। वो कहता है ये कानून का विषय नहीं है न्याय, इसका संबंध सामाजिक नैतिकता से है। और ग्रीक भाषा में डायकोनिस, जिसका अर्थ होता है राइटनेस यानी सदाचरण, वो प्लेटो को एक न्याय के लिए रखता है, और वो ही उसी सदाचरण को मानते हुए प्लेटो न्याय का सिद्धांत देता है। प्लेटो अपने से पहले के जो भी विचारक हैं उनको खंडन करता है, और वो प्लेटो न्याय की एक संक्षिप्त सी परिभाषा देता है कि प्रत्येक जो व्यक्ति है, नागरिक है, वो अपने अपने कर्तव्यों का पालन करे, दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करे, स्वधर्म पालन करना ही न्याय है, यही नैतिकता है। सबसे पहले उन्होंने सुकरात के मुंह से पहले से चले आ रहे न्याय के जो सिद्धांत थे उनका खंडन किया। मैं बता दूं, प्लेटो से पहले 3 न्याय की विचारधाराएं प्रचलित थी। पहली थी परंपरावादी सिद्धांत, सिफालिस और पॉलीमार्क्स के द्वारा दी गई। सिफालिस कहते हैं टू स्पीक द ट्रूथ एंड रीपे डेब्ट, यानी आप सत्य बोलिए और किसी का ऋण है उसको चुकता कर दीजिए, दैट इज जस्टिस, यही न्याय है। उनका बेटा पॉलीमार्क्स कहता है जस्टिस इज टू गिव एवरीवन इज वन ड्यू। ये कहता है कि कोई चीज़, यानी जो व्यक्ति जिस चीज़ का पात्र है उसको वो चीज़ दे दीजिए, यानी टेट फॉर टैट, सटे सटेम समाचरित, व्यक्ति के साथ वैसा ही व्यवहार करो जिसका वो योग्यता रखता है। नीच के साथ नीचता का व्यवहार करो, बुद्धिमान के साथ बुद्धिमान का व्यवहार करो, यानी ये सटे सटेम समाचरित की बात करता है। प्रत्येक व्यक्ति को वो वस्तु या चीज़ दे देना जिसका वो पात्र है, यही न्याय है। यहाँ पात्र और उचित शब्द वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ये पात्र और उचित शब्द के आधार पे कहते हैं कि पात्रता न्याय का एक ही मात्र कसौटी है, वो है पात्रता, उचितता, उसके आधार पर ही। लेकिन प्लेटो सुकरात के मुंह की आलोचना, खंडन कराते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि न्याय कोई कला थोड़ी, आर्ट थोड़ी है, वो एक कोई ऐसा थोड़ी है कि हम किसी के साथ किस प्रकार से, हम कैसे देखेंगे कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन हमारा मित्र है कौन हमारा शत्रु है। कोई पात्रता का निर्धारण हम अपने मापदंडों के आधार पर नहीं कर सकते। और ये बड़ा
दुष्कर कार्य है, हम नहीं कर सकते ऐसा। देखते हैं कई बार हमारे शत्रु होते हैं, वो हमारे आने वाले समय में मित्र बन जाते हैं, और कई हमारे बहुत अजीज मित्र होते हैं और वो हमारे जानी दुश्मन बन जाते हैं। इसलिए मित्र के साथ मित्र या शत्रु के साथ शत्रु का व्यवहार हरदम करना उचित नहीं है। और इस आधार पर वो ये जो परंपरावादी न्याय का सिद्धांत है इसका खंडन करते हैं, ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ द जस्टिस का खंडन करते हैं। और इसके बाद जो दूसरी थ्योरी थी रेडिकलिज्म, उग्रवादी न्याय की अवधारणा जो थ्रेसिमैक्स ने दी थी, जो एक सोफिस्ट था। थ्रेसिमैक्स कहते हैं कि शक्तिशाली का हित न्याय है, सबल का हित न्याय है, माइट इज राइट, यानी न्याय है वो कमज़ोरों की वस्तु नहीं है। अन्याय कमज़ोरों के साथ होता रहेगा, न्याय हमेशा सबल के साथ होता रहेगा। ये कहते हैं कि हमेशा शक्तिशाली के हित में कार्य करो, यही न्याय है। अन्याय न्याय से अच्छा होता है, अनजस्टिस बेटर देन जस्टिस, यानी ये बहुत बड़ी बात कहते हैं जिसको मैं बताता हूँ कि कानून की पालना हमें तभी करना चाहिए जब हम इसको तोड़ने में समर्थ ना हों। अगर हम न्याय की पालना कर रहे हैं, कानून की पालना कर रहे हैं, इसका मतलब है हम निर्बल हैं, कमज़ोर हैं। जैसे ही हम में ताकत आए तब हमको इसे तोड़ देना चाहिए। एक सोफिस्ट कैलकुलस तो ये कहते हैं कि न्याय तो प्राकृतिक नियम के ही विरुद्ध है। प्रकृति का नियम है कि प्रत्येक व्यक्ति को दूसरों का आत्म संयम सहने की बजाय उनकी शोषण करो। वो कहता है अपनी कामनाओं, अपनी वासनाओं को तृप्त करो। अगर उस कामनाओं और वासनाओं को तृप्त करने के लिए आपको किसी का शोषण करना पड़े, उत्पीड़न करना पड़े, तो कर डालिए, यही न्याय है। ये कहते हैं कैलकुलस। यानी एक प्रकार से बहुत उग्रवादी विचार ये देते हैं। प्लेटो इसका खंडन करते हुए कहते हैं कि जैसे एक उदाहरण भी देते हैं कि एक डॉक्टर है और वो उसके पास कोई रोगी आता है। अब डॉक्टर ही जान सकता है कि उस रोगी का रोग कैसे दूर होगा। एक टीचर ही जान सकता है कि एक विद्यार्थी की समस्याओं का हल कैसे होगा, और वो उसका अगर शोषण करने लगे तो न्याय कैसे होगा। टीचर, डॉक्टर यहाँ सबल हैं और यहाँ जो रोगी है, जो स्टूडेंट हैं, वो एक निर्बल हैं उनकी सापेक्ष तुलना में। तो ये कहता है यह अच्छी बात नहीं है और इसका खंडन कर देता है। तीसरा जो सिद्धांत था सुविधावादी, प्रेगमेटिज्म, यथार्थवादी, जो ग्लाउकन ने दिया था। ग्लाउकन कहते हैं द जस्टिस द चाइल्ड ऑफ फियर, न्याय तो एक भय का शिशु है, ये तो कमजोरों की आवश्यकता है, नेसेसिटी ऑफ द वीकर है। जो कमजोर व्यक्ति होते हैं, जिन्हें डर लगता है, वो समझौता करते हैं और कहते हैं कि एक कानून बना दीजिए, एक न्याय कर दीजिए। न्याय की मांग हमेशा कमजोर वस्तु करते हैं। जो सबल होगा वो कभी न्याय की मांग नहीं करेगा। ये कहते हैं कि सबसे सुखद स्थिति वह होगी जब हम दूसरों पर अन्याय करें और इतनी हिम्मत रखें कि दंड से बचे रहें, और सबसे दुखद स्थिति यह होगी कि हम दूसरों के हाथों बिक जाएं, दूसरों के हाथों शोषित हों, पीड़ित हों, अन्याय सहें। अब इसका भी प्लेटो खंडन करता है। वो कहता है कि न्याय ऐसी कोई बाह्य वस्तु नहीं है, निर्बल की आवश्यकता नहीं है, सबल को भी न्याय चाहिए। सुकरात कोई निर्बल नहीं था, सुकरात बहुत प्रबल था, दार्शनिक था, ज्ञानी था, लेकिन उसके साथ न्याय नहीं हुआ। तो यहाँ हम तीनों अगर सिद्धांतों की नेट की परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि जो अपना प्लेटो से पूर्व जो न्याय के सिद्धांत है उसमें क्या समानताएं थी। तीनों ही सिद्धांत न्याय को एक बाह्य वस्तु मानते हैं, एक कृत्रिम वस्तु मानते हैं, जबकि प्लेटो न्याय को एक नैसर्गिक आत्मा की वस्तु मानता है। वो कहता है न्याय तो आत्मा में निवास करता है, और यहीं से वो प्लेटो न्याय के सिद्धांत की शुरुआत करता है। प्लेटो कहता है कि न्याय आत्मा की एक अंतर वस्तु है जो मानव की एक प्राकृतिक मांग है। फॉस्टर तो यहाँ तक कहते हैं कि जिसे हम नैतिकता कहते हैं वही प्लेटो का न्याय है। यानी ये कहता है कि न्याय है वो कोई बाहरी वस्तु नहीं है, कृत्रिम वस्तु नहीं है, कोई समझौता नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। न्याय तो एक अपनी आत्मा में रहने वाला सद्गुण है। वो 4 प्रकार के सद्गुण बताता है। प्लेटो 4 सद्गुण बताता है। पहला वासना, दूसरा साहस और तीसरा विवेक। ये 3 सद्गुण हैं। इन तीनों से बढ़ के कार्डिनल जो सद्गुण है वो चौथा है न्याय, जो इन तीनों में समझौता कराता है। वो न्याय के 2 रूप बताते हैं। पहला व्यक्तिगत न्याय, दूसरा सामाजिक न्याय। व्यक्तिगत न्याय का अर्थ यह है कि एक ही व्यक्ति के अंदर 3 गुण होते हैं। एपेटाइट यानी क्षुधा, वासना। हम हर व्यक्ति सबसे पहले रोटी, कपड़े, मकान इनके लिए दौड़ता है, ये उसकी वासना है, क्षुधा है, हर व्यक्ति में ये गुण होता है। दूसरा स्पिरिट, हर व्यक्ति की जीवन में एक
उत्साह से जीने की, एक ओज, एक वीरता, एक जज्बे, एक जुनून के साथ जीने की, एक हिम्मत के साथ जीने की ललक होती है, वही इसका सेप्टाइट्स यानी साहस का गुण होता है। तीसरा रीजन, विवेक, बुद्धि, शुभ और अशुभ को पहचानने की, सत्य असत्य को दूर करने की, वास्तविक ज्ञान को पहचानने की क्षमता होती है, और वही उसका रीजन है, वही उसका विवेक है। व्यक्तिगत न्याय कब होगा? जब व्यक्ति अपनी बुद्धि के आधार पर आत्मा के इन तीनों गुणों को पहचान ले, और ये तीनों गुण कभी किसी में समान नहीं हो सकते। किसी में वासना ज़्यादा होगी तो किसी में साहस ज़्यादा होगा, तो किसी में विवेक ज़्यादा होगा। प्लेटो कहते हैं कि व्यक्ति का सबसे व्यक्तिगत न्याय तब होगा जब व्यक्ति अपने व्यक्तिगत गुणों के आधार पर अपनी पहचान करे कि मुझे वासना है तो मुझे उत्पादक बनना है, अगर मेरे में साहस है तो मुझे सैनिक बनना है, अगर मुझे में विवेक है तो मुझे दार्शनिक राजा बनना है। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत न्याय की स्थापना होगी। इसी के साथ वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं। सामाजिक न्याय की स्थापना कब होगी? जब व्यक्ति अपने व्यक्तिगत न्याय की स्थापना कर लेगा और उसके बाद अपने व्यक्तिगत गुणों के आधार पर अपना कर्तव्य का पालन करेगा, यानी वासना वाला उत्पादक वर्ग बनेगा और समाज के लिए अन्न उत्पन्न करेगा। दूसरा, साहस जिसमें है वो अपने राज्य की रक्षा करेगा, और जिस विवेक है वो शासन करेगा। इस प्रकार से अपने गुणों के आधार पर अपने कर्तव्यों की पालना करे। जो हमारे भारत में वर्ण व्यवस्था थी, बहुत अच्छी व्यवस्था थी, उसके आधार पर ही अपने अपने वर्णों के आधार पर अपने अपने कर्मों का चयन करना और उसके अंदर पारंगत हासिल करना। अगर हम ऐसा करेंगे तो कर्तव्य पालन भी होगा। कार्यों का विशेषीकरण, जिस कार्य के लिए हमारा जन्म हुआ है, देखिए मैं आपको बता दूं, प्लेटो कहता है कि एक रोगी का इलाज डॉक्टर कर सकता है, एक लकड़ी का काम एक कारीगर कर सकता है, जूते बनाने का काम एक मोची कर सकता है, पढ़ाने का काम एक शिक्षक कर सकता है। तो उसी प्रकार से हर व्यक्ति है उसका अलग अलग कार्य होगा, और शासन करने का कार्य एक दार्शनिक राजा ही कर सकता है। कार्यों का विशेषीकरण होगा जब व्यक्ति अपने अपने कार्य करेंगे, दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अपने अपने स्वयं धर्म का पालन करेंगे, तो राज्य में एकता होगी, राज्य के अंदर शांति होगी, सद्भावना होगी, राज्य का विकास होगा, उन्नति होगी और उसकी अलग पहचान होगी। यही एक सामाजिक न्याय होगा। इस प्रकार से क्वाइरे ये कहते हैं कि प्रत्येक को उसके कुल के अनुसार उसकी भूमिका देना और उसके कार्य देना, यही है न्याय। और प्लेटो बहुत बड़ा कथन कहते हैं जो बहुत बार पूछा गया है, स्टेट इज द इंडिविजुअल विद रिट लार्ज। राज्य है वो व्यक्ति का ही एक विराट रूप है। राज्य कभी चट्टानों से पैदा नहीं होता, राज्य नागरिकों के चरित्र से बनता है, और जैसे नागरिक होते हैं वैसा ही राज्य होता है। अगर नागरिक अच्छे हैं, उनका चरित्र अच्छा है, वो अपने स्वयं धर्म का पालन कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, तो राज्य के साथ न्याय कर रहे हैं, और ऐसे न्याय से आदर्श राज्य की स्थापना होगी, और वो इसीलिए आदर्श राज्य की आधारशिला न्याय को कहते हैं। अगर अपने बात करें यहाँ प्लेटो के न्याय के सिद्धांत की विशेषताएं क्या हैं संक्षेप में, तो सबसे बड़ी विशेषता है वो तीनों गुणों का समावेश करते हैं राज्य के अंदर। रजतम गुण, नैतिकता का सिद्धांत देते हैं, अहस्तक्षेप का सिद्धांत देते हैं, वो न्याय को आत्मा की वस्तु बनाते हैं, अंतःकरण की वस्तु बताते हैं। वो कहते हैं कि न्याय आत्मा में रहने वाली वस्तु है। वो कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत भी देते हैं, स्वाभाविक एकता का सूत्र भी कहते हैं। वो कहते हैं कि जब हम न्याय करेंगे तो ऑर्गेनिक एकता पैदा होगी, नागरिकों में कर्तव्य की भावना होगी, और कर्तव्य की भावना है उससे ही राज्य की एकता बनती है, और उससे ही राज्य का न्याय सिद्धांत पालित होता है। यहाँ व्यक्ति बनाम राज्य जैसी कोई चीज़ नहीं होती जैसे हम आजकल देखते हैं, यानी व्यक्ति केवल कर्तव्यों का ही पालन करेंगे, अधिकारों की मांग नहीं करेंगे। यहाँ राज्य साध्य होगा और व्यक्ति साधन होगा। यह प्लेटो के न्याय की मुख्य विशेषताएं हैं। अगर हम अपने बात करें तो यहाँ अति व्यक्तिवाद का विरोध भी प्लेटो करते हैं। जैसे आजकल हम कहते हैं कि व्यक्ति है जो जैसी योग्यता कमा रहा है उसमें समाज का क्या लेना देना है। सोफिस्ट मुख्य रूप से जो घोर व्यक्तिवादी विचार देते रहते थे, उनका ये खंडन करते हैं। प्लेटो ये कहते हैं कि राज्य है वो नगर राज्य है, वो कल्याण के लिए कार्य करता है, मंगलकारी कार्यों के लिए कार्य करता है, और इसी वह तभी कार्य करेगा जब उसमें न्याय स्थापित होगा। आदर्श राज्य की आधारशिला वो इसी तरीके से देते हैं। मनोवैज्ञानिक आधार पर भी अपने दर्शन का वो न्याय को बताते हैं, और स्वधर्म पालन का वो पूरा जोर देते हैं, कर्तव्य पर भी पूरा जोर देते हैं, अधिकारों की बात नहीं करते हैं। इसके बाद भी इनकी आलोचना खूब हुई है। इसकी आलोचना में कॉल पॉपर है, सेबाइन है, बार्कर है, कैटलिन है, नेडलशिप है, कैटलिन नहीं नेडलशिप है, फोस्टर है, ये इनके बड़े आलोचक हैं। वो सबसे पहली आलोचना ये है कि वर्तमान में न्याय एक कानूनी धारणा है, न कि नैतिकता का। दूसरा, प्लेटो है वो ऑर्गेनिक राज्य की धारणा के आधार पर, मैं बता दूं आपको कि वो राज्य हित पर व्यक्ति को बलि दे देते हैं। यूनिफिकेशन का कार्य बहुत हुआ है,
यूनिफिकेशन का कार्य बहुत हुआ है। इसका कारण यह है कि एक व्यक्ति अगर एक ही कार्य करेगा तो उसमें तो पारंगत हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति के अंदर, मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसमें वासना तो है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उसमें साहस का गुण बिल्कुल ही नहीं है, उसमें विवेक का गुण बिल्कुल ही नहीं है। यानी वो कहते हैं कि अगर आपने जो कार्य ले लिया एक बार, आप उस कार्य को बदल नहीं सकते। इस प्रकार आप एक ही एक कार्य करिए जब तक, जीवन से लेकर के मृत्यु तक। इस प्रकार से बहुत यूनिफिकेशन ये यहाँ कर देते हैं। और दूसरा, वर्तमान में अगर अपने बात करें तो यहाँ स्वतंत्रता और अधिकारों की बात नहीं करते हैं। इस प्रकार से प्रजातंत्र का विरोधी भी है। और दूसरा, तीसरा सबसे बड़ा अगर इसकी बात करें तो विरोधाभासी बात करते हैं। एक तरफ तो प्लेटो कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य पालन करना चाहिए, अपने गुणों के आधार पर काम करना चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरे में वासना है तो मैं उत्पादक बनूं, मेरे में साहस है तो मैं सैनिक बनूं, और मेरे में विवेक है तो मैं दार्शनिक राजा बनूं। लेकिन कहीं आप दार्शनिक राजा में पढ़ेंगे कि दार्शनिक राजा जो है, जिसके पास विवेक है, वो साहस और उत्पादक दोनों वर्गों को अपने नियंत्रण में रखेगा। वो कहता है कि वासना वाला उत्पादन करे और वह सैनिकों से रक्षा ले, और सैनिक और उत्पादक हैं दोनों विवेक से मार्गदर्शन ले। तो कहीं ना कहीं वो ये कहता है कि दार्शनिक राजा उसके कार्यों में हस्तक्षेप कर सकते हैं, जबकि वो अपने न्याय के सिद्धांत में हस्तक्षेप को मुख्य मानता है। इस प्रकार से यहाँ विरोधाभास भी है, यहाँ अधिकार और दंडों की कोई व्यवस्था नहीं है। तो इस प्रकार से इसकी आलोचना भी होती है। लेकिन फिर भी मेरे जो MGSU, मेरे राजकीय महाविद्यालय के जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं, निष्कर्ष में आपको ये ऐसा नहीं लिखना है। आपको ये लिखना है कि प्लेटो आदर्श राज्य की आधारशिला के रूप में न्याय का सिद्धांत देते हैं, और वो सामाजिक सोशल हार्मनी की स्थापना करने के लिए न्याय के सिद्धांत की सहायता लेते हैं। और ऐसा तात्कालिक परिस्थितियों में करने के लिए उन्हें जरूरी था, क्योंकि यूनान में था, आपको मैंने बताया, पूरा भ्रष्टाचार हो गया था, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, लॉटरी या पासा फेंक करके शासक चुने जाते थे, व्यक्तिवाद बहुत बढ़ गया था, सोफिस्ट वहाँ तर्क वितर्क के माध्यम से हर गलत व्यक्ति को भी बचा लिया करते थे। और जो सुकरात जैसे महान दार्शनिक थे जिन्होंने कोई गलती नहीं की, उन्होंने सरेआम उनको प्राणदंड दिया गया। तो ऐसा करना जरूरी था। लेकिन साथ में हम ये भी लिखेंगे कि ये सारी बातें होते हुए भी उसमें कर्तव्य पालन, उसमें स्वयं धर्म पालन, वो आधारशिला, आदर्श राज्य, ये सब होते हुए भी दुर्गुणों को दूर करने के लिए भी उन्होंने एक न्याय की स्थापना की। फिर भी वो एक दोष मुक्त न्याय सिद्धांत नहीं दे पाए। उन्होंने एक व्यक्ति, वन पर्सन, वन वर्क, वन स्किल की वकालत करके, जो आज लागू नहीं हो सकता वैश्वीकरण के दौर में, परंतु फिर भी हम अगर कुल मिलाकर के बात करें तो उन्होंने एक नैतिकता की बात की। और उन्होंने जो बात आज से 2500 साल पहले की थी, वो बात आज भी लागू होती है कि व्यक्ति अगर अपने गुणों के आधार पर, अपनी क्षमता के आधार पर, अपनी योग्यता के आधार पर उनको पहचान के आगे बढ़े तो यहाँ क्षणिक भी संघर्ष नहीं होगा। व्यक्ति जिसमें, मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसमें बहुत बड़ी योग्यता है कि वो लॉयर बनना चाहता है और वो तैयारी कर रहा है टीचर की, तो वो मिसभ्रम या मिसगाइड ही होगा और वो भ्रमित होता रहेगा। इसलिए व्यक्ति को अपनी योग्यता के आधार पर अपने गुणों की पहचान करनी चाहिए और उसी कार्य में अपने आप को लगा देना चाहिए, जिससे स्वयं का भी भला होता है और राष्ट्र का भी। थैंक्स।